अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, आप लोग खैरियत से हैं? अच्छा, आज की जो वीडियो है ज़रा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जायरिज़ वाले आपको कैसे लूट रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के नाम पे। ठीक है, स्पेशली मैंने तो अभी ये जापान वीज़ा से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जापान वालों ने जो है ना उनको जायरिज़ को ये डिपार्टमेंट शिफ्ट किया है, वीज़ा डिपार्टमेंट, कि आप इनसे वीज़ा जो एप्लीकेशन है कलेक्ट करें और हमें सेंड करें। तो वो जो है ना अपॉइंटमेंट्स के नाम से आपसे पैसे लेते हैं कि जी इतने पैसे आप अपॉइंटमेंट दें, इतने पैसे देंगे तो अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट तो टोटली फ्री है। मैंने एम्बेसी कॉल की और एम्बेसी में जो जापानी स्टाफ है उससे डायरेक्ट मैंने खुद बात की है। तो देर इज़ नो फीस फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, कोई फीस चार्जेस नहीं है अपॉइंटमेंट के। ये जो चार्जेस आपसे लेते हैं ये इनके चार्जेस होते हैं सर्विस चार्जेस, जो लाइक ये आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके और थ्रू जो है ना TCS या किसी और ज़रिए से ये उधर भेजते हैं। ठीक है, तो उसकी चार्जेस लेते हैं और वो भी चलो लेते हैं, बनते हैं। लेकिन अब ये किस तरीके से आपसे एक्स्ट्रा पैसे बटोरते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे अभी एक्चुअली हमें एक्सपीरियंस इस तरह से हुई है कि मेरे कज़न अभी जा रहे हैं बार बार एम्बेसी में, तो उसको 4 दफ़ा उसने अपॉइंटमेंट दे दी है और उसने एक डॉक्यूमेंट की वजह से, और वो भी वो डॉक्यूमेंट जो चाहिए ही नहीं। मैंने एम्बेसी से भी कंफर्म किया है और मैंने डायरेक्ट भी उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भी देखा है कि वो डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं। उसमें लिखा हुआ जो ऑफिशियल वेबसाइट है कि चूज वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट। ठीक है, चूज वन, एक डॉक्यूमेंट इनमें आप चूज कर लें, या तो आप बैंक स्टेटमेंट भेज दें, या आप टैक्स के डॉक्यूमेंट भेज दें, या एक दो डॉक्यूमेंट और वो भेज दें। इनमें से कोई भी आप एक भेज दें। तो हमने टैक्स का डॉक्यूमेंट साथ स्पॉन्सर के लगा के भेजा हुआ है। ठीक है, अब बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बंदा बजिद है कि नहीं जी आप बैंक स्टेटमेंट लाएंगे तब हम ये डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। ठीक है, और वो आगे से कहता है जी हमारा रोज का काम है, आप हमें ना समझाएं। आगे से बदतमीजी भी कर रहा है। और फिर जितनी दफा वो बेचारे बच्चे हैं छोटे, वो जब जाते हैं वहां से वो उसको उनको इसी तरह टाल देता है। वो कहते हैं ठीक है अच्छा हम बात करके आते हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी नहीं पता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो जब आते हैं हमें बताते हैं। फिर मैंने एम्बेसी में बात की, फिर मैंने उनको दोबारा भेजा। फिर वो दोबारा जाते हैं तो वो कहता है जी अब आप दोबारा आए हैं तो आपको दोबारा यू हैव टू पे, जो है ना आपको दोबारा पे करने पड़ेंगे एम्बेसी के जो चार्जेस हैं जो अपॉइंटमेंट के। अच्छा, वो कहता है जी 20,000 दे दें, 25,000 दे दें, रेट लगाए हुए हैं। और फिर वो छोटा बच्चा है वो कहता है जी नहीं मेरे पास अभी इतने नहीं है, डिस्काउंट करो। नहीं जी डिस्काउंट नहीं करूंगा। तो इट्स मीन कि ये श्योर है कि ये एम्बेसी की चार्जेस नहीं है, ये उसके पर्सनल पॉकेट में जा रहे हैं, जो वो बहाने से बार बार एक अननेसेसरी डॉक्यूमेंट के लिए भेजकर और दोबारा उनको बुला रहा, ताकि जितनी बार ये आएंगे उतनी बार मैं इनसे पैसे बटोरूंगा। अगर अपॉइंटमेंट के भी पैसे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अपॉइंटमेंट के चार्जेस एक ही दफा होते हैं, वो आप एक दफा पे करें और उस अपॉइंटमेंट पे अगर आपको दोबारा जाना पड़ता है तो वो आप प्रीवियस अपॉइंटमेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैंने पहले एम्बेसी में कंप्लेन की, उन्होंने मुझे वेबसाइट बताई, वो जो जापानीज इनके डिपार्टमेंट में एक जापानीज औरत है उससे मैंने बात की, उसने कहा आप इधर यहाँ पे कंप्लेन करें। ठीक है, ये इलीगल है। ठीक है, वो आपसे नहीं है पैसे इस तरह मांग सकता बार बार। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मैं जायरिज में भी कंप्लेन करूं, हो सकता है उनको ये चीज़ उनकी सामने से ना गुजरी, उनको इल्म में ना हो। ठीक है, वहां पे एक फीमेल ने मेरा उठाया फोन, उससे मैंने जब बताया तो वो मुझे आगे से VFS ग्लोबल जापान पाक डॉट पता नहीं इस तरह कोई वेबसाइट बता रही थी कि आप इस पे कंप्लेन करें। मैंने कहा बीबी मैंने तो कंप्लेन तो मैं कर दूंगा, मैंने फिल वक्त आपको इसलिए फोन किया है कि आप इस बंदे की खबर लें कि ये जो बंदा रिसेप्शन पे खड़ा है ये बार बार किस चीज के पेमेंट ले रहा है, जब अपॉइंटमेंट की चार्जेस है ही नहीं, ये बार बार किस चीज के चार्जेस ले रहा है। अब आई थिंक, बाकी अल्लाह जानता, मेरे ख्याल से वो उसको कवर करने के लिए बार बार मुझे कहती है सर आप VFS इस VFS जो वेबसाइट है इस पे जाके जो है ना इनकी जो वहाँ पे कंप्लेन सेंटर है वहाँ पे आप कंप्लेन करें और वहाँ पे जनाब आप जो भी बात करनी है वहाँ पे। मैंने कहा वो तो मैं कर दूंगा। फिर कहती है आप जो वहाँ पे जो वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप वहाँ पे आपने चेक किए हैं? तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि ये VFS आपके पार्टनर हैं, जो एम्बेसी के पार्टनर हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स लेते हैं एम्बेसी को भेजते हैं, एक इनकी वेबसाइट है एक एम्बेसी की वेबसाइट है, तो कौन सी वेबसाइट ज्यादा अथेंटिक होगी? एम्बेसी जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वो ज्यादा अथेंटिक है, या आपने जो डॉक्यूमेंट डाले हैं वो ज्यादा अथेंटिक है? मुझे वो बताएं। ठीक है, डेफिनेटली जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा अथेंटिक है। अब यहाँ क्या लिखा है, वी डोंट केयर। ठीक है, वी डू केयर द डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी जो मांग रहे हैं। ठीक है, अब ये
आगे से बार बार बहस करती है। वो लड़की मुझे बार बार इस तरफ आ ही नहीं रही थी कि मैंने उसे कहा फिर आप इस तरह करें। मैंने एम्बेसी में फिर नाम लिखवाया उस जापानीज डिपार्टमेंट में कि ये बच्चों के नाम है, ये वीज़ा जमा करवाने जा रहा हूँ। ये बंदा बार बार, उसने कहा ठीक है जी आप मुझे पासपोर्ट ना के ऊपर जो नाम लिखे वो लिखवा दें। उस जापानीज लड़की ने कहा। तो मैं इनको फ़ोन कर देती हूँ कि इनके डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं तो जमा कर लें, मतलब अगर इस ये बैंक स्टेटमेंट का मसला है तो इसको रहने, बाकी डॉक्यूमेंट्स इनके पूरे हैं तो जमा कर दें, बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़की बज़िद है कि आप उधर जाके बात करें और इस पे वेबसाइट पे देखें, और ये तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की है। ये लोग इस तरह से लूट रहे हैं। तो मेरी आपसे खुदारा गुजारिश है, जो भी लोग जापान के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, क्योंकि मैंने यहाँ से पहली दफ़ा स्पॉन्सर नहीं किया, मैंने अपने छोटे भाई को किया है, मतलब अपने दूसरे भाई को किया है, सिस्टर वगैरह को भी किया है, तो मुझे इनकी डिटेल पता होती है। ये एजेंट्स बैठे होते हैं, ये जस्ट अपनी जेब गर्म कर रहे होते हैं। तो इनसे आप बचें। कोई वीज़ा की तो कोई चार्जेस है ही नहीं। जापान के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि कोई इसके चार्जेस नहीं है। ये लोग जो चार्जेस लेते हैं आपसे, वो सिर्फ आपसे DHL के या TCS के थ्रू जो ये डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं उनको एम्बेसी के, उसके चार्जेस और थोड़े बहुत अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं। वो एक नॉर्मल फीस है, $9 मेरा ख्याल है वो बता रही थी, वो इतने नहीं होते। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे बार बार मांगता है, वो आप उसको ना दें, वहां खड़े हों और उससे कहें कि हमें एम्बेसी में बात करवाएं। अगर एम्बेसी कहती है कि चार्जेस बनते हैं, हम आपको देते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से लूट, क्योंकि मुझे अभी वो बच्चों ने बताया कि खाली हमसे नहीं, जितने लोग वहां आ रहे थे ये स्टाफ उनके साथ इसी तरह कर रहा है। अब आप बताएं कि यार ये लोग ऑफिशियली बैठ के एक तरह से लूट रहे हैं, और सारा इनके साथ, मैं सबकी तो नहीं कहता, अल्लाह जान दे, लेकिन इस लड़की ने जिस तरह उसको डिफेंड किया है, मुझे लगता है कि ये भी शायद मिली हुई थी कि आप उधर बार बार, वो मेरा ध्यान उधर ही कि आप वेबसाइट पे जाके जो करना उधर करें, हम जो है ना इसको कुछ भी नहीं कर सकते। भाई आप कैसे नहीं कर सकते, हम उस डिपार्टमेंट से नहीं है। तो अगर आप उस डिपार्टमेंट से नहीं है तो आप उठाएं ही नहीं, आपने उठा लिया तो फिर आप उधर ट्रांसफर कर दें। ऐसा ही होता है। जापान एम्बेसी में आप कॉल करें, उधर उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ उनका नंबर 907250, उस पर एक्सटेंशन 4 है उनकी, जिसमें वीजा डिपार्टमेंट में डायरेक्ट आपकी कॉल मिलेगी। तो उनसे अगर कोई और उठाता, आप उससे कहें जी इधर मैंने वीजा सेक्शन में बात करते हैं, वो ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा जायज में, जब आपका जो डिपार्टमेंट अगर नहीं किसी और ने फोन उठा लिया, तो आप उनसे कहेंगे भाई जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है आप उसमें ट्रांसफर करें। तो वो कहती नहीं, हम ना कर सकते ना कुछ कर सकते हैं, ना हम मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं कॉल, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि वो मेरी कंप्लेन लेना ही नहीं चाह रही थी, ठीक है। तो आप खुदारा इन चीज़ों से बचें, और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं तो इनकी वेबसाइट पे जाएं, वहां से एक ही दफ़ा अपॉइंटमेंट डायरेक्ट लें, उसके कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद जाके यहाँ से आपसे ये $9 को इन्होंने चार्जेस मुझे बताए हैं जैरिस वालों ने, ठीक है। उसके जो पाकिस्तानी करेंसी में जितने पैसे बनते हैं वो जमा कराएं। उसके बाद अगर ये आपसे 10,000 मांगते हैं, 20,000, 50,000, लाख, ये कोई चार्जेस नहीं है। और एम्बेसी इससे बिल्कुल बेखबर है। ये बार बार ये काम हो रहा है, और ये इन्होंने बाकायदा कारोबार बनाया हुआ है। और ये जो लुटेरे हैं, पहले तो ये बाहर बैठते थे, अब ये जैरिस के ऑफिस के अंदर बैठे लूट रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज इन्फॉर्मेशन देनी थी। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट जमा कराएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जापान के वीज़े ओपन हैं, ठीक है, विजिट वीज़ा भी ओपन है, और दूसरे रिलेटिव्स के लिए भी सारे वीज़ा ओपन कर दिए गए हैं। काम के बारे से मुझसे बार बार लोग पूछते हैं कि वहाँ काम क्या है, सेटलमेंट किस तरह है। तो आपको जो लोग लेके आ रहे हैं विजिट वीज़ा पे, तो खुदारा यहाँ पे विजिट वीज़ा पे ना आए, क्योंकि वो आपको लालच देते हैं कि आप वहाँ जाके असाइलम डाल लेना, ठीक है, रिफ्यूजी डाल लेना, और कहना ये है हमारे हालात ख़राब है, वापस नहीं जा सकते। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे आप अगर रिफ्यूजी डाल भी देते हैं, आपका केस चल पड़ता है, तो आपको 1 साल तक तो ये वर्क परमिट ही नहीं देते, ठीक है। और उसके बाद भी आपके केस को देखते हैं कि अगर ये केस आपका ठीक है तो थोड़ा सा फर्दर चलाते हैं, अदरवाइज वो केस क्लोज करके आपको वापस भेज देते हैं। और हमारा दोस्त यहाँ से गया है, ठीक है। तो और कई लोगों को उन्होंने वार्निंग दे के भेजा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप चले जाएं, आपका ये कोई केस नहीं बनता। तो आपके जितने पैसे वो एजेंट ले रहा है वो सारे पैसे आपके ज़ाया जाएंगे। तो बेहतर है, अगर वीज़ा लेके आना भी है तो आप प्रॉपर किसी कंपनी का साल का वीज़ा लेके आएँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक लड़के को, मुझे यहाँ पे एक लड़का मिला, वो आया है किसी कंपनी के वीज़े पे 1 साल के, आके यहाँ उसने ट्रक लिया है, और जो यहाँ पे जो वो है क्या नाम है ऑक्शंस है, उनके साथ कांटेक्ट किया है।
तो उसके साथ अपना ट्रक लगा लिया और अब वो अच्छा खासा हो माशाल्लाह, एक हैंडसम जो है ना सैलरी ले रहा है। सैलरी तो नहीं मतलब अपना ही चला रहा है, तो आधे वो उसको दे रहा है जिसकी कंपनी और आधे वो खुद ले रहा है, अच्छी खासी इनकम ले रहा है। तो इस तरह आप किसी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ठीक है। बाकी और अगर आप कहें कि विजिट वीज़ा पे आके मैं यहाँ पे जॉब कर लूँगा, तो आप जॉब नहीं कर सकते। 1 साल तक तो आपको वर्क परमिट नहीं देते। वर्क परमिट न देने का मतलब 1 साल तक आपने अपनी जेब से लगाना है, ठीक है। 1 साल के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। अब उससे आगे सुने, मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है, क्योंकि जितनी जगह मैंने ट्राई किया है ना ये वर्क परमिट वालों के लिए, ये जो रिफ्यूजी पे असाइलम डालते हैं और इनको 1 साल बाद वर्क परमिट मिलता है, इनके लिए जितनी जगह मैंने जॉब के लिए ट्राई की है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त आए हुए यहाँ पे इस चीज़ पे, रिफ्यूजी डाला हुआ, तो आगे से वो कहते हैं कि हम जी इसको नॉमिन वीज़ा कहते हैं जापानीज में, इनको हम जॉब नहीं देते, इनके पास हमारे लिए जगह नहीं है। ज़्यादातर जगहों पे अब इनके लिए जॉब भी क्लोज कर दी है। तो मेरे ख्याल से ये एक सारी जापान गवर्नमेंट जो है ना ये वीज़ा भी ख़त्म करना चाह रही है, इस साइलन वाला चिक्कर ही ख़त्म करना चाह रही है, और कम से कम जो बिल्कुल रियल केस है वो लेना चाह रही है, ठीक है। तो इसलिए वो जॉब नहीं देते। बहुत मुश्किल, जिसको वाकई ज़रूरत हो वो कंपनी आपको ले लेगी, वरना काफ़ी सारे लड़के यहाँ पे, कल भी मैं 1-2 लड़कों को जॉब के लिए लेके गया हूँ, तो उनको वाकई ज़रूरत थी तो उन्होंने लिया है, अदरवाइज ये लोग नहीं ले रहे। और आप घर बैठे रहेंगे, और फिर घर बैठ के आप पाकिस्तान से पैसे मंगवाते रहेंगे, और ये एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव है जापान जो है ना। तो इसलिए इनसे बचने के लिए विजिट वीज़ा पे अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं सेटल करूँगा, तो सेटिंग नहीं हो सकती। हाँ, विजिट वीज़ा पे आके यहाँ आप बिजनेस वीज़ा ट्रांसफ़र करते हैं वो हो जाएगा, आप किसी कंपनी पे ट्रांसफ़र करते हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा आपको यहाँ से फिर भी एग्जिट करना पड़ेगा जापान से, ठीक है। और फिर प्रॉपर वीज़े पे जो आपका दूसरा वीज़ा लगा उस पर आपको वापस आना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी, स्पेशली वो जो बंदा चार्जेस ले रहा है, पैसे ले रहा है बार बार, उस हवाले से तो बी केयरफुल। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जॉब्स यहाँ पे बहुत हैं, ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं हैं, ठीक है। और स्पेशली इनको ड्राइवर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर जो लोग आ भी रहे हैं तो वो अपना एटलीस्ट लाइसेंस ज़रूर साथ लेके आएँ, ठीक है। और लाइसेंस थोड़ा पुराना भी होना चाहिए। अब वो कितना टाइम पुराना होना चाहिए ये मुझे भूल गया, लेकिन लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ। और कोशिश करें यहाँ आकर ट्रक का लाइसेंस लें। ट्रक के लिए इनको बहुत सारे ड्राइवर ज़रूरत हैं, टैक्सियों के लिए ज़रूरत है, ठीक है। मतलब जो ड्राइवर्स के लिए ना बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो फोक लिफ्ट के लिए और वो जो बड़ी मशीन चलाने के लिए, वो बंदे जो है ना, इनको जो है ना स्किल्ड बंदे ज़रूरत है काफ़ी सारे। तो ये वो उसके लिए जो है ना जॉब्स देते हैं आपको, लेकिन आपको प्रॉपर आपके पास वीज़ा हो, प्रॉपर आपके पास वो हो, क्या नाम है, वर्क परमिट हो, और आपके पास लाइसेंस हो, और आपको काम भी आता हो या आपको ड्राइविंग भी आती हो, ठीक है। ट्रक ड्राइवर की अच्छी सैलरी है, टैक्सी वाले भी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, बाकी जो वो मशीनरी वगैरह चलाते हैं उसकी तो बहुत अच्छी सैलरी है, क्योंकि वो ज़रा मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जहन में रख के आएँ कि अगर आपने वाकई डिसाइड कर लिया मैंने जापान जाना है, तो फिर ये चीज़ें, और साथ थोड़ी बहुत जापान की जो लैंग्वेज है जापानीज़, वो सीख के आएँ। एटलीस्ट इतनी कि आपको समझ आ जाए कि कोई आपसे कुछ कहता है कि यार ये उठा दो, तो आप ये भी उठाओ। मतलब आपको वो कहता है फॉर एग्जांपल ऐसा कि आप ये गिलास उठा दो, तो आप उसको छुरी ना पकड़ा रहे हो, आप उसको नाइफ ना पकड़ा रहे हो, गिलास कह रहे हो तो गिलास ही पकड़ाएं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जो जॉब के लिए आपको ज़रूरत है जितनी लैंग्वेज, एटलीस्ट आपको इतनी आनी चाहिए, तो फिर आसानी होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना, जब ये वीज़ा भी देख लेते तो फिर ये आगे से एक और एक्सक्यूज़ डाल देते हैं कि जी इसको ज़बान आती है कि नहीं आती, ठीक है। तो अगर आपको ज़बान नहीं आती, फिर ये आपको कहेंगे यार इनको ज़बान ही नहीं आती, तो मैं इससे कैसे लूँ, क्योंकि मेरा काम नहीं कर सकेगा, उसको मैं कहूँगा कुछ, इसने करना कुछ है। तो ये फिर बहुत सारे एक्सक्यूज़ मीन्स के आपके पास प्रॉपर वीज़ा, प्रॉपर वर्क परमिट, प्रॉपर जो है ना स्किल, ठीक है, और थोड़ी बहुत ज़बान आती है, तब जापान में आपके सेटिंग के चांसेस हैं। जापान एक बहुत अच्छा कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं, अखलाक इनका बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको वेलकम करते हैं, वीज़ा भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आके आप यहाँ पे कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनका कानून हरकत में आता है, और ये फिर आपको उठा के पैक करके सीधा पाकिस्तान भेजते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, वो अगर पकड़ी जाती हैं तो ये आपके रिकॉर्ड में जा रही होती हैं। अगर छोटी मोटी होती है तो ये आपको वार्निंग दे देते हैं, अगर बड़ी होती है तो फ़ौरन पैक कर देते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी होती हैं वो भी ये चेक कर देते हैं कि अगर ये बंदा बार बार यही काम कर रहा है, इट मीन्स कि
ही इज़ क्रिमिनल, ठीक है, तो फिर वो उठा के भेज देते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, लीगल वीज़े पे हैं, लीगल काम करें, पैसा अच्छा दे रहा है जापान जो है, एक अच्छा कंट्री है, यहाँ अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं, बिज़नेस बहुत है जापान में, ठीक है, कोई भी बिज़नेस की लाइन पकड़ लें और आप पैसा कमा सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ आपको एक्सपीरियंस हो बिज़नेस का अगर, ठीक है। जॉब में भी अच्छे पैसे हैं, लेकिन फिर वही बात कि प्रॉपर वीज़ा और प्रॉपर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है जी। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसको मैं रिप्लाई में जो है ना आपको वीडियो की सूरत में या उधर ही आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।